Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Kakapo parrot. तो हम जानेंगे Kakapo parrot के बारे में. Genetic mapping of the nearly entire Kakapo population, a critically endangered flightless parrot found only in New Zealand, had revealed valuable insight into a specific trait crucial for conservation effort. तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो जेनेटिक मैपिंग है आपका नियरली इंटायर ककापो पॉपुलेशन का, जो कि एक क्रिटिकली इंडेंजर फ्लाइटलेस पैरोट है. तो क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी पे आता है. कैसा पैरोट है? तो फ्लाइटलेस है और पाया जाता है सिर्फ न्यूजीलैंड पे. तो कहाँ पे? न्यूजीलैंड पे. इसमें रिफिल किया गया है वैल्यूएबल इंसाइट को इनके स्पेसिफिक ट्रेट को लेके, जो कि बहुत जरूरी है कंजर्वेशन एफर्ट के लिए. Kakapo. Kakapo, also known as owl parrot, is a large flightless parrot that is native to New Zealand. Kakapo, also known as the unique appearance, which include a facial disc, owl-like eye, and a large grey beak. जो ककापो है उसको हम ऑल पैरोट के नाम से भी जानते हैं. ये एक लार्ज फ्लाइटलेस पैरोट है जो कि नेटिव है न्यूजीलैंड के लिए. ककापो जो है ये जाना जाता है इनके यूनिक अपीयरेंस के लिए, जो कि इंक्लूड करता है फेशियल डिस्क को, ऑल के जैसे आइस को और लार्ज ग्रे बिग को. आईसीएन स्टेटस इसका क्रिटिकली इंडेंजर है. ये जो है सिर्फ ब्रीड करते हैं हर एक फ्यू ईयर्स में ही. ये ट्रिगर करता है जो अवेलेबिलिटी है सर्टेन फॉरेस्ट फूड का, जैसे कि रिमूव फ्रूट जो कि पार्ट है ककापो डाइट के. ये जो है ट्रिगर करता है इनके ब्रीडिंग को. यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्पीसीज को. नेक्स्ट टॉपिक हमारा आर रवि कैनन. तो हम जानेंगे आर रवि कनन के बारे में, क्यों इनके बारे में न्यूज पे आया है, सबको समझेंगे. डॉक्टर आर रवि कनन, a surgical oncologist from Assam, has been honored with Raymond Magsaysay Award for 2023. तो ये अवार्ड जो है किसको दिया गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो जो डॉक्टर आर रवि कनन है जो कि एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, कहाँ के? असम के, उनको ऑनर किया गया है रमन मैग्सेसी अवार्ड से 2023 के लिए. He received this prestigious award for his remarkable contribution to transforming cancer treatment in Assam, particularly through programs that prioritize the welfare of the people and those with limited means. और उनको ये जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है दिया गया है उनके रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए, जो उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया कैंसर के ट्रीटमेंट को असम के लिए. पार्टिकुलरली जो प्रोग्राम है जो कि प्रायोरिटाइज कर रहा था वेलफेयर को पीपल के लिए और उनके लिए जो उनके पास लिमिटेड मीन्स था. Kanan left his practice in Chennai and moved to Assam with his family in 2007 to provide basic healthcare facility to the people of Barak Valley through Kachar Cancer Hospital and Research Center in Silchar. जो कानन है, डॉक्टर आर रवि कानन, उन्होंने अपने प्रैक्टिस को छोड़ दिया था चेन्नई से और वो मूव कर गया था शाम की ओर अपने फैमिली के साथ 2007 पे, जहां पे वो प्रोवाइड कर रहे थे बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी को जो पीपल है बराक वैली के चाचार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इन सिल्चर के मदद से. अब हम रेमन मैग्सेसी अवार्ड के बारे में भी जान लेंगे क्योंकि ये अवार्ड को दिया गया तो ये है क्या. It was established in 1957 and is Asia's prestigious honor named after Raymond Magsaysay, the Philippines third president. ये जो है स्टैब्लिश किया गया था इस अवार्ड को 1957 में. ये एशिया का प्रेस्टिजियस ऑनर है जिसको रमन मैग्सेसी के नाम पर रखा गया है, जो फिलीपींस के तीसरे प्रेसिडेंट है. ये सेलिब्रेट करता है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन जो है एशिया में जिन्होंने एक्सेल किया अपने फील्ड पे और कंट्रीब्यूट किया जनरसली बिना कोई पब्लिक के रिकॉग्निशन के. इनिशियली ये जो अवार्ड है वो 5 कैटेगरी का था, लेकिन बाद में 2009 में फाउंडेशन ने सिलेक्ट किया अवार्ड को एमरजेंट लीडरशिप के लिए भी. रेसिपेंट जो है उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है, मेडेलियन मिलता है जो कि फीचर करता है रेमन मैग्सेसी को और कैश प्राइज है. ये जो अवार्ड है उसको कई बार रिफर भी किया है कि ये एशिया का नोबेल प्राइज के जैसा है. ये रिकॉग्नाइज करता है जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है डाइवर्स डोमेन में उसके लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी एज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी. तो आपका जो एनसीईआरटी है वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कहा गया है. क्यों, हम जानेंगे इसके बारे में. पीआईबी की न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है. Union Minister for Education and Skill Development and Entrepreneurship announced that NCERT, National Council of Education Research and Training, has been granted the status of deemed to be university. तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो आपका एनसीईआरटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उसको दिया गया है जो स्टेटस है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का. This new status as a research university will allow NCERT to engage in global collaboration and make contribution to the global education landscape. और ये जो न्यू स्टेटस है एक रिसर्च यूनिवर्सिटी के तौर पे, ये अलो करता है एनसीईआरटी को कि वो एंगेज हो सकेंगे, ग्लोबल कोलैबोरेशन कर सकेंगे और कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे ग्लोबल एजुकेशन लैंडस्केप में भी.
फर्दर नेसेसिटी हाईलाइटेड, जो फर्दर नेसेसिटी हाईलाइट किया गया, जो उनको दिया गया डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस इसके पीछे का, द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग कंटेंट इन द मदर टंग एंड प्रपोज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब इन ऑल 7 रीजनल सेंटर ऑफ एनसीईआरटी। जो इंपॉर्टेंस है डेवलप करने के लिए कंटेंट को उनके मदर टंग पे, जो प्रपोज किया गया कि स्टैब्लिश किया जाएगा ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब को सारे ही 7 रीजनल सेंटर में एनसीईआरटी के, इक्विपिंग दिस सेंटर विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन। और इक्विप किया जाएगा इन सेंटर पे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है अराउंड द वर्ल्ड की, ताकि इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाया जा सके रिसर्च और इनोवेशन के लिए। स्टैंडर्डाइज द टीचर ट्रेनिंग करिकुलम एंड प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर द चैलेंजेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0। और ये स्टैंडर्डाइज करेगा टीचर ट्रेनिंग करिकुलम को, तैयार करेगा चिल्ड्रन को जो चैलेंजेस आने वाले हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 में, उसके लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लार्जेस्ट इंडाइजेनसली डेवलप्ड न्यूक्लियर प्लांट यूनिट बिगिन ऑपरेशन। जो लार्जेस्ट इंडाइजेनसली डेवलप्ड न्यूक्लियर प्लांट का यूनिट है वो ऑपरेशनल स्टार्ट हो चुका है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, क्या नाम है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। The third unit of the indigenously developed 700 megawatt electric nuclear power reactor at the Kakarpar Atomic Power Project in Gujarat, India, has started operation at full capacity। तो जो आपका तीसरा यूनिट है इंडाइजेनसली डेवलप्ड 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर का क्या नाम है, ककरापर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, कहाँ का, गुजरात का, वो पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो चुका है फुल कैपेसिटी के साथ। This marks a significant achievement in India's civilian nuclear program as it is country's first 700 megawatt electric unit and represent a scale up in technology। और ये जो है एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हो जाता है भारत के लिए जो उसका सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है, क्योंकि ये कंट्री का पहला 700 मेगावाट का इलेक्ट्रिक यूनिट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है स्केल अप को टेक्नोलॉजी के लिए। The reactor used pressurized heavy water reactor technology and is seen as a milestone in India's effort to expand its nuclear power capacity to 22,480 megawatt electric by 2031। और ये जो रिएक्टर है ये उपयोग कर रहा है प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी का, और इसको देखा जा रहा है एक माइलस्टोन के तौर पे जो भारत का एफर्ट है एक्सपेंड करने के लिए इसके न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को 22,480 मेगावाट इलेक्ट्रिक का 2031 का जो टारगेट है। The reactor design also incorporate enhanced safety feature including a passive decay heat removal system। और ये जो रिएक्टर का डिजाइन है ये इनकॉर्पोरेट कर रहा है इनहेंस सेफ्टी फीचर्स को, जो कि इंक्लूड करता है पैसिव डिके हीट रिमूवल सिस्टम को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम जानेंगे जो BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है इसके बारे में। Toyota Cruise Motor had launched the world first prototype of BS6 Stage 2 electrified flex fuel vehicle in India। जो आपका टोयोटा की क्रूजर मोटर है उन्होंने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला प्रोटोटाइप को BS6 Stage 2 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल को भारत में। ये जो व्हीकल है ये कंबाइन करता है फ्लेक्स फ्यूल इंजन को और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन को, जो कि ऑफर कर रहा है ग्रेटर यूज को इथेनॉल का और इम्प्रूव फ्यूल इफिशियंसी को। ये जो है अलाइन करता है जो भारत का स्ट्रिक्चर एमिशन स्टैंडर्ड है उसको, और इसका पोटेंशियल है कि ये यूटिलाइज करेगा एक्सेस इथेनॉल के रिसोर्सेज को। ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल और इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है क्या, दोनों को हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के बारे में जान लें। इट इज डिजाइन टू रन ऑन ए फ्लेक्सिबल कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल टाइपिकली गैसोलीन एंड इथेनॉल। दिस व्हीकल आर इक्विप्ड विद इंजन दैट कैन एडजस्ट देयर फ्यूल मिक्सचर बेस्ड ऑन अवेलेबल फ्यूल ब्लेंड E20, 20% इथेनॉल एंड 80% गैसोलीन और इवन हायर परसेंटेज। जब का फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है इसको डिजाइन किया गया है कि ये रन कर सके फ्लेक्सिबल कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल पे, टिपिकली जो कि गैसोलीन और इथेनॉल का होता है। ये जो व्हीकल है इसको इक्विप्ड किया गया है, जो इंजन है उसको एडजस्ट किया गया कि जो उनका फ्यूल का मिक्सचर बेस होगा अवेलेबल फ्यूल ब्लेंड के लिए, जैसे कि E20 जिसमें 20% इथेनॉल और 80% गैसोलीन होगा, या इसका हायर परसेंट भी हो सकता है। इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल क्या है, ये जो है और ज्यादा एडवांस वर्जन है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का, जो कि ऑफर करता है एडवांटेज को कि वो एबल है अप्रोच करवाने में दोनों ही इथेनॉल बेस्ड फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी पे। ये प्रोवाइड कर रहा है इंक्रीज फ्यूल इफिशियंसी को और पोटेंशियली रिड्यूस कर रहा है जो एमिशन उसको, अगर हम कंपेयर करें ट्रेडिशनल गैसोलीन ओनली व्हीकल से। तो क्या महत्व है इसका, दिस व्हीकल ऑफर हाईली इथेनॉल यूज एंड बेटर फ्यूल इफिशियंसी सिमिलर टू स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये जो व्हीकल होंगे ये ऑफर करेंगे हायर इथेनॉल के उपयोग को, बेटर फ्यूल के एफिशिएंसी को, जैसा कि आपका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में होता है। इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल आर मिनिमल एडवांस केमिस्ट्री बैटरी टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। और जो इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है इसमें कम से कम एडवांस केमिस्ट्री बैटरी का उपयोग होगा, जिससे कि रिड्यूस होगा जो डिपेंडेंस है हमारा इंपोर्ट के ऊपर।
चैलेंजेस की अगर हम बात करें, इसके पीछे चैलेंज क्या है, तो हायर कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एंड रनिंग कॉस्ट ऑफ कस्टमर विच में अफेक्ट देयर एक्सेप्टेंस अनलेस रिटेल फ्यूल प्राइस आर कम्पिटिटिव। जो हायर कॉस्ट है ओनरशिप का और जो रनिंग कॉस्ट है कस्टमर के लिए, ये अफेक्ट करेगा इनके एक्सेप्टेंस को जब तक कि रिटेल फ्यूल का प्राइस कम्पिटिटिव ना हो जाए। डेवलप करना फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल को, इसके लिए आवश्यकता है सिग्निफिकेंट एफर्ट की, कोलैबोरेशन की मल्टीपल फ्यूल ब्लेंड के साथ साथ लेस वायबल हो जाएगा अगर वाइड स्प्रेड फ्यूल की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। तो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के बारे में भी हम जान लें। जो टारगेट है 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का 2021-20 का, इसको पहले ही अचीव कर लिया गया है। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 का टारगेट था 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का, आपका जो 2025-26 है उसके पहले इसको अचीव कर लिया गया है। भारत स्टेट 6 BS6 के बारे में भी हम जान ले। इट इज ए सेट ऑफ एमिशन स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश टू रेगुलेट द लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन एमिटेड फ्रॉम इंटरनल कंबशन एंड स्पार्क इग्निशन इंजन इक्विपमेंट। यह सेट है एमिशन स्टैंडर्ड का, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था रेगुलेट करने के लिए जो लेवल है एयर पॉल्यूटेंट का, जो कि एमिट होता है इंटरनल कंबशन और स्पार्क इग्निटेड इंजन इक्विपमेंट से। India has made it mandatory to follow BS6 emission from previously BS4 norms starting on April 1st, 2020। और इंडिया ने इसको कंपलसरी कर दिया है कि फॉलो करना होगा बेसल 6 एमिशन नॉर्म्स को। प्रीवियसली बेसल 4 नॉर्म्स था जो कि आपका स्टार्ट हो गया अप्रैल 1st, 2020 से। बेसल 6 जो है ये कंटेन करता है इनहेंस फ्यूल क्वांटिटी को, रिड्यूस करता है परमिसेबल सल्फर कंटेंट को 80% तक और 50 पार्ट पर मिलियन को मैक्सिमम 10 पार्ट पर मिलियन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किगाली रवांडा PIB के रूप, इसके बारे में हम जानेंगे। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उन्होंने अभी हाल ही में कंडक्ट किया है 5th रीजनल मीटिंग को किगाली रवांडा पे। तो कहाँ पे हुआ 5th रीजनल मीटिंग, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो किगाली रवांडा पे। ISA ने फैसिलिटेट किया है जो इम्प्लीमेंटेशन है 9 सोलर पावर डिमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट का युगांडा, कोमोरोस और माली के लिए। तो कहाँ के लिए, ये नाम भी आपको याद होना चाहिए। ये जो प्रोजेक्ट है ये इंक्लूड करता है सोलराइजेशन को रूरल हेल्थ केयर सेंटर का और प्राइमरी स्कूल का इन कंट्रीज पे। International Solar Alliance also launched the Solar X Startup Challenge, promoting entrepreneurship and clean energy in Africa। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने लॉन्च किया है सोलर एक्स स्टार्टअप चैलेंज को ताकि प्रमोट किया जा सके इंटरप्रेन्योरशिप और क्लीन एनर्जी को अफ्रीका के लिए। जो ग्लोबल सोलर फैसिलिटी है इसका मकसद है कि बूस्ट किया जा सके इनोवेटिव सोलर टेक्नोलॉजी को अफ्रीका के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और गारंटी के माध्यम से। किगाली जो कि कैपिटल है रवांडा की, किगाली जीनोसाइड मेमोरियल डॉक्यूमेंट जो है 1994 के मास किलिंग के बारे में बताता है रवांडा का। ये एसोसिएटेड है कंट्री के सिविल वॉर के लिए। रवांडा आपका एक लैंडलॉक कंट्री है जहाँ पे ग्रेट ट्रिप वैली है सेंट्रल अफ्रीका का, जहाँ पे अफ्रीकन ग्रेट लेक रीजन और साउथ अफ्रीकन कन्वेंज है। ये आपको पता होना चाहिए, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आता सकता है। तो ये लोकेटेड है फ्यू डिग्री साउथ में इक्वाडोर के। रवांडा जो है वो बॉर्डर करता है युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से। तो कौन कौन से कंट्रीज को बॉर्डर करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, युगांडा आपका बुरुंडी, इधर आपका तंजानिया हो गया, यहाँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो हो गया जो कि इसको बॉर्डर कर रहा है रवांडा को। और कौन सी रिवर जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्सनलाइज एडेप्टिव लर्निंग PAL। तो हम जानेंगे पर्सनलाइज एडेप्टिव लर्निंग PAL के बारे में। द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन प्लान टू इंटीग्रेट पर्सनलाइज एडेप्टिव लर्निंग इनटू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा प्लेटफॉर्म, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एमिंग टू ऑफर इंडिविजुअलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट। जो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है उन्होंने प्लान किया है कि वो इंटीग्रेट करेंगे पर्सनलाइज एडेप्टिव लर्निंग को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा प्लेटफॉर्म पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के। इसका मकसद है कि ऑफर किया जा सके इंडिविजुअलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस को स्टूडेंट के लिए। पर्सनलाइज एडेप्टिव लर्निंग के बारे में हम जान ले तो पर्सनलाइज एडेप्टिव लर्निंग जो है ये आपका एजुकेशनल अप्रोच है जो कि उपयोग कर रहा है टेक्नोलॉजी का, मेनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ताकि कस्टमाइज किया जा सके लर्निंग एक्सपीरियंस को इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए, जो कि बेस्ड होगा यूनिक नीड, एबिलिटी और प्रोग्रेस के ऊपर। एग्जाम्पल्स हम इसको समझते हैं, देखिए जैसे कि टेलर कंटेंट डिलीवरी। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो एक्सेल करता है मैथ में लेकिन स्ट्रगल कर रहा है साइंस पे, तो जो आपका पर्सनलाइज एडेप्टिव लर्निंग है वो प्रोवाइड करेगा और ज्यादा चैलेंजिंग मैथ प्रॉब्लम को, जबकि वो ऑफर करेगा एडिशनल रिसोर्स और एक्सप्लेनेशन को साइंस के टॉपिक के लिए। पर्सनलाइज स्टडी प्लान, जैसे कि ये सजेस्ट करेगा एडिशनल रीडिंग, प्रैक्टिस एक्सरसाइज और वीडियो ट्यूटोरियल को, जो कि बेस्ड होगा स्टूडेंट का वीकनेस और वैसे एरिया के ऊपर जिसमें आवश्यकता है इंप्रूवमेंट की। फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग, जो फास्ट लर्नर होंगे वो प्रोग्रेस करेंगे क्विकली इस टॉपिक के माध्यम से, जहां पे स्टूडेंट को आवश्यकता होगी और ज्यादा टाइम की, रिव्यू की और प्रैक्टिस की, जब तक कि वो कॉन्फिडेंट ना हो जाए।
सपोर्ट फॉर स्पेशल नीड, ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा स्पेशल नीड का भी, ये प्रोवाइड करेगा ऑडियो डिस्क्रिप्शन को विजुअली इंपेयर स्टूडेंट के लिए, ऑफर करेगा एडिशनल सपोर्ट और रिसोर्स को स्टूडेंट के लिए जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.